19वीं सदी यह वह दौर था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन यह गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह मानसिक भी थी। अंग्रेज इतिहासकार जैसे कि जेम्स मिल पूरी दुनिया में यह प्रचार कर रहे थे कि भारत का अतीत असभ्य और अंधकारमय है। उनका कहना था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के आने से पहले या मौर्य साम्राज्य से पहले भारत के पास अपनी कोई महान सभ्यता नहीं थी। वे हमें बताते थे कि हमें सभ्य बनाना ही उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा अपना कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। पूरी दुनिया यही मानती थी, हम भी यही मानने लगे थे। लेकिन मिट्टी की परतों के नीचे खामोशी से एक ऐसा सच दबा हुआ था, एक ऐसा सच जो इजिप्ट के पिरामिडों और मेसोपोटामिया के मंदिरों जितना ही पुराना था। एक ऐसी सभ्यता जो उस वक्त की दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यता थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर वे चल रहे हैं उसके नीचे 5000 साल पुरानी दुनिया सांस ले रही थी। और इस सच के सामने आने की कहानी किसी डिटेक्टिव नॉवेल से कम नहीं है। आज हम उसी धूल को झाड़ेंगे और चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सफर पर। कहानी शुरू होती है साल 1829 में। एक आदमी जिसका नाम था चार्ल्स मैसन, असल में वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भगोड़ा सैनिक था जो अपनी पहचान छिपाकर पंजाब के इलाकों में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक अजीबोगरीब जगह पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक पुराने गांव के पास ईंटों का एक विशाल टूटा फूटा किला खड़ा है। लोग उसे हड़प्पा कहते थे। मेसन को लगा कि शायद यह सिकंदर के जमाने का कोई किला है। उसने अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि उसने अभी अभी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा खजाना देखा है। फिर आया साल 1856। यह भारत के इतिहास का एक दुखद दिन था। लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अंग्रेजी इंजीनियर ब्रंटन ब्रदर्स को पटरियों के नीचे बिछाने के लिए गिट्टी यानी बलास्ट नहीं मिल रही थी। तभी उन्होंने हड़प्पा के टीलों को देखा। वहां लाखों की तादाद में पकी हुई ईंटें यानी बर्न्ड ब्रिक्स मौजूद थी। उन्होंने बिना सोचे समझे हजारों साल पुरानी उस धरोहर को उखाड़ना शुरू कर दिया। 4000 साल पुरानी ईंटों को तोड़कर ट्रेन की पटरियों के नीचे बिछा दिया गया। अनजाने में ही सही, उन्होंने एक जीती जागती सभ्यता के सबूतों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद एंट्री होती है अलेक्जेंडर कनिंघम की, जो भारतीय आर्कियोलॉजी के पितामह माने जाते हैं। 1870 के दशक में उन्हें हड़प्पा से एक अजीब सील मिली। इस मुहर पर एक सांड यानी बूल बना था, लेकिन उसमें हम्प नहीं था। भारत के सांडों में तो हम्प होता है, और उस पर कुछ अजीब से अक्षर लिखे थे जो न तो संस्कृत के थे, न पाली और न ही ब्राह्मी में। कनिंघम कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा शायद यह कोई विदेशी मुहर है जो गलती से यहाँ आ गई। वो भी उस सच को देख नहीं पाए जो उनकी आंखों के सामने था। असली धमाका हुआ 1920 के दशक में। एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट रखलदास बैनर्जी सिंध प्रांत के मोहनजोदाड़ो में थे। दिलचस्प बात यह है कि बैनर्जी वहां किसी शहर को खोजने नहीं गए थे। कहानियों के मुताबिक वो वहां शिकार करने या पुरानी बौद्ध स्तूपों को देखने गए थे। लेकिन वहां उन्हें जमीन पर एक पत्थर का औजार, एक फ्लिंट स्क्रैपर मिला। बैनर्जी का दिमाग ठनका। यह औजार बुद्ध काल का नहीं हो सकता था, यह स्टोन एज का लग रहा था। उन्होंने खुदाई शुरू की और फिर उन्हें वही मुहरें मिली जो हड़प्पा में मिली थी। उधर हड़प्पा में दयाराम सैनी भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे। डॉट्स कनेक्ट हो गए। यह कोई मामूली खंडर नहीं था, यह एक ही सभ्यता के दो बड़े शहर थे। 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने घोषणा की कि हमने भारत के इतिहास को 3000 साल पीछे धकेल दिया है। पूरी दुनिया सन्न रह गई। भारत अब सिर्फ सपेरों का देश नहीं था, यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का क्रेडल बन गया था। आइए अब हम टाइम मशीन में बैठकर 4500 साल पीछे चलते हैं और इन शहरों के अंदर कदम रखते हैं। अगर आप आज के किसी आधुनिक शहर को देखें और फिर मोहनजोदाड़ो को देखें तो आपको शर्म आ जाएगी। क्यों? क्योंकि टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन में वे हमसे मीलों आगे थे। ये शहर बेतरतीब नहीं बसे थे, यह एक ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। सड़कें एकदम सीधी 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थी, मानो किसी ने पहले कागज पर नक्शा बनाया और फिर शहर बसाया। शहर दो हिस्सों में बटा था। सिटाडेल जो ऊंचाई पर बना था, जहां शायद खास लोग रहते थे या प्रशासनिक काम होते थे। लोअर टाउन जहां आम आबादी रहती थी। लेकिन जिस चीज ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए वह थी इनकी ड्रेनेज सिस्टम।
आज भी हमारे कई शहरों में नालियां खुली बहती है, लेकिन 4,500 साल पहले हड़प्पा के लोगों ने कवर्ड ड्रेन्स यानी ढकी हुई नालियां बनाई थी। हर घर से गंदा पानी एक छोटी नाली में जाता जो गली की बड़ी नाली से मिलती। और सुनिए, नालियों के बीच बीच में मैनहोल्स थे ताकि सफाई की जा सके। कचरा रोकने के लिए सोकपिट बनाए गए। यह दुनिया का पहला सैनिटेशन सिस्टम था। वे लोग सफाई को लेकर जुनूनी थे। मोहनजोदाड़ो के किले के बीचों बीच हमें एक ऐसी संरचना मिली जिसने आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ा दिए। यह था द ग्रेट बाथ। पहली नजर में यह आज के किसी स्विमिंग पूल जैसा लगता है, लेकिन यह उससे कई ज्यादा था। इतिहासकार मानते हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। यह उस समय की इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। जरा इसकी बनावट को देखिए। यह एक रेक्टेंगुलर तालाब है, लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा, और इसकी गहराई 8 फीट है। लेकिन असली जादू इसके आकार में नहीं बल्कि इसके निर्माण में छिपा है। उस समय सीमेंट नहीं था, फिर भी 4,500 साल पहले उन्होंने एक ऐसा टैंक कैसे बनाया जो एक बूंद पानी भी लीक न करे? इसका जवाब है बिटुमेन यानी नेचुरल कोल टार। हड़प्पा के इंजीनियरों ने पकी हुई ईंटों को जिप्सम के गारे में सेट किया। उन्होंने बस इतना ही नहीं किया, उन्होंने ईंटों की परतों के बीच बिटुमेन की एक मोटी परत बिछाई। यह दुनिया में वाटरप्रूफिंग का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है। लेकिन इस विशाल टैंक में पानी आता कहां से था? इसके ठीक बगल वाले कमरे में एक बहुत बड़ा कुआं मिला है। शायद इसी कुएं से पानी खींचकर टैंक को भरा जाता था। तालाब के चारों तरफ बरामदे थे और उनके पीछे कई कमरे बने हुए थे। शायद यह चेंजिंग रूम्स थे जहाँ लोग स्नान से पहले या बाद में कपड़े बदलते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के निशान भी मिले हैं जो बताते हैं कि शायद वहाँ पुजारियों के रहने के लिए दूसरी मंजिल भी थी। जब जॉन मार्शल ने इसे देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा था, कंटेम्प्ररी इजिप्ट या मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना मोहनजोदाड़ो के इन बेहतरीन स्नानघरों से की जा सके। इजिप्ट के लोग अपनी सारी दौलत पिरामिडों और मंदिरों पर खर्च करते थे, लेकिन हड़प्पा के लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग का हुनर आम नागरिकों की सुविधाओं पर खर्च किया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों जगह पर विशाल ग्रैनरीज मिली है। ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, ये उस समय के सेंट्रल बैंक्स थे, क्योंकि उस वक्त अनाज ही पैसा था। हड़प्पा में 6-6 की कतारों में अन्नागार मिले हैं। इनका फर्श जमीन से ऊपर उठाया गया था ताकि नमी और दीमक अनाज को खराब न करे। दीवारों में हवा के लिए खास एयरडक्ट्स छोड़े गए थे ताकि अनाज सड़े नहीं। यह विज्ञान आज के आधुनिक वेयरहाउसेस में इस्तेमाल होता है। पास ही में गोल चबूतरे मिले हैं जहां अनाज को साफ किया जाता था। फर्श की दरारों में मिले गेहूं और बारले के दाने गवाह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर काम होता था। इतना विशाल भंडार बताता है कि यहाँ कोई राजा या प्रशासन था जो अकाल या बाढ़ के लिए अनाज जमा करता था और मजदूरों को अनाज के रूप में ही वेतन देता था। पूरे 10 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में, चाहे आप हड़प्पा जाए, लोथल जाए या राखीगढ़ी, हर जगह ईंटों का रेशियो बिल्कुल एक जैसा था, 1:2:4। सोचिए, उस जमाने में बिना इंटरनेट या फोन के इतनी बड़ी जगह पर एक जैसा स्टैंडर्डाइजेशन कैसे लागू किया गया होगा? यह एक मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर इशारा करता है। सिंधु घाटी सभ्यता को अक्सर हम सिर्फ ईंटों और नालियों के लिए याद करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे अपनी दुनिया के ग्लोबल सुपर पावर थे। उनका ट्रेड नेटवर्क इतना विशाल था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए इस जाल को सुलझाते हैं। कल्पना कीजिए, हम हड़प्पा से हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों में हैं। यहाँ शोरतुगाई नाम की एक जगह है। यह कोई साधारण गांव नहीं था, यह हड़प्पा के लोगों की एक ट्रेडिंग कॉलोनी थी। वे इतनी दूर क्यों गए? इसका जवाब है एक खास पत्थर के लिए, लैपिस लजुली। गहरे नीले रंग का यह पत्थर उस जमाने में सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। हड़प्पा के व्यापारी इसे यहाँ से निकालते थे और अपने वर्कशॉप्स में बेचते थे। अब चलिए सिंध के एक छोटे से शहर चन्नूदाड़ो में। अगर मोहनजोदाड़ो इस सभ्यता का न्यूयॉर्क था, तो चन्नूदाड़ो इसका डेट्रॉइट या मैन्युफैक्चरिंग हब था। यहाँ हर दूसरे घर में एक कारखाना था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ एक बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है। यहाँ के कारीगर कार्नेलियन, जो लाल रंग का पत्थर था, उसके मन के यानी बीड्स बनाने में जादूगर थे। वे पत्थरों को भट्टियों में पकाते थे ताकि उनका लाल रंग
और गहरा हो जाए। लेकिन उनका असली चमत्कार था एचेड कार्नेलियन बीड्स। वे केमिकल्स और क्षार का उपयोग करके लाल पत्थर पर सफेद रंग के पक्के डिजाइन बनाते थे। यह तकनीक इतनी जटिल थी कि आज की आधुनिक मशीनों के बिना इसे करना मुश्किल है। यमन के उस समय की लग्जरी आइटम्स थे। यह सारा सामान लैपिस लजुली, कार्नेलियन के मनके, गुजरात के तटों से मिली शंख की चूड़ियाँ और राजस्थान की खेतड़ी खानों से आया तांबा सब इकट्ठा होकर लोथल जैसे बंदरगाहों पर पहुंचता था। यहाँ एक गजब की तकनीक थी, टाइडल लॉक मैकेनिज्म। यह सिस्टम हाई टाइड के समय जहाज़ों को अंदर आने देता था और पानी का स्तर बनाए रखता था ताकि जहाज आसानी से सामान लोड कर सके। यहाँ से जहाज निकलते थे और 7 समंदर पार मेसोपोटामिया जाते थे। पर हमें ये सब कैसे पता? क्योंकि मेसोपोटामिया के शहरों में जैसे उर और किश के शाही मकबरों में हमें वही एचेड कार्नेलियन बीड्स मिले हैं जो चन्नूदड़ों में बने थे। वहाँ हड़प्पा की मुहरें मिली है जो शायद सामान की बोरियों पर लगाई गई थी। मेसोपोटामिया जो आज का ईरान है, उसके राजा जैसे कि अक्कड़ के सारगाह ने मिट्टी की पट्टियों पर लिखवाया है, मेरी बंदरगाह पर मेलुहा के जहाज लंगर डालते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था। वे लोग हमारे हाथी दांत यानी आइवरी, मसाले और यहाँ तक कि हमारे पिकॉक और मुर्गों के भी दीवाने थे। बदले में वे हमें वूल और चांदी देते थे। लेकिन इस विशाल व्यापार को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी? भरोसा। और वह भरोसा आता था उनके वेट्स एंड मेजर्स से। चाहे आप अफगानिस्तान की सीमा पर हो या गुजरात के समुद्र तट पर, हड़प्पा के लोग क्यूबिकल पत्थर के बाट इस्तेमाल करते थे जो बिल्कुल सटीक थे। 1, 2, 4, 8, 16 का बाइनरी सिस्टम यूज करते थे। सोचिए, आज से 4,500 साल पहले उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में एक देश एक टैक्स जैसा स्टैंडर्डाइजेशन लागू कर दिया था। कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई बेईमानी नहीं। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह दुनिया का पहला ग्लोबल इकोनॉमी का उदाहरण था। और कला, जरा उस डांसिंग गर्ल के ब्रॉन्ज स्टैचू को याद कीजिए। वह अपने कमर पर हाथ रखे बेफिक्र अंदाज में खड़ी है। उसके हाथ चूड़ियों से भरे हैं। वह मूर्ति बताती है कि उस समाज में महिलाओं का स्थान क्या था और वे धातु को ढालने यानी लॉस्ट वैक टेक्निक में कितने माहिर थे। फिर वह प्रीस्ट किंग की मूर्ति जिसकी शॉल पर 3 पत्तियों वाले फूल यानी ट्रिफॉइल पैटर्न बना है। या फिर वो पशुपति सील जिसमें एक योगी जानवरों से घिरा बैठा है, जिसे कई लोग भगवान शिव का आदि रूप मानते हैं। इतनी खोजों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता अपने सीने में एक ऐसा राज छिपाया बैठी है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। वह है उनकी लिपि, उनकी स्क्रिप्ट। हमारे पास उनकी मुहरें हैं, उनके बर्तन हैं जिन पर कुछ लिखा है, लेकिन वह क्या कह रहे हैं हम यह नहीं जानते। इजिप्ट की सभ्यता को समझने के लिए हमें रोजेटा स्टोन मिल गया था जिसमें एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी। लेकिन सिंधु घाटी के लिए हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन नहीं है। गुजरात के धोलावीरा में एक किले के गेट के पास जमीन पर गिरा हुआ एक विशाल साइन बोर्ड मिला है। 10 बड़े बड़े अक्षर, हर अक्षर करीब 37 सेंटीमीटर लंबा। यह दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। शायद उस वक्त उस गेट पर लिखा होगा, धोलावीरा में आपका स्वागत है, या नगर का नाम। लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते। यह एक साइलेंट सिविलाइजेशन यानी खामोश सभ्यता है। क्या यह द्रविडियन भाषा है या यह संस्कृत की कोई पूर्वज भाषा थी या मुंडा भाषा? विद्वानों में भी युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कंप्यूटर और एआई भी अब तक इस कोड को क्रैक नहीं कर पाए हैं। जिस दिन यह लिपि पढ़ी जाएगी, भारत का इतिहास दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी महान सभ्यता, इतने व्यवस्थित शहर अचानक वीरान कैसे हो गए? यह इस कहानी का सबसे दर्दनाक और विवादास्पद हिस्सा है। 1940 के दशक में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदाड़ो में कुछ कंकाल देखे जो गलियों में बेतरतीब पड़े थे। उन्होंने तुरंत एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा यह एक मैसेकर था। उन्होंने ऋग्वेद का हवाला दिया जहां भगवान इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। व्हीलर ने अदालत के अंदाज में ऐलान किया, इंदिरा स्टैंड्स एक्यूज्ड, यानी इंद्र पर आरोप है। उन्होंने दावा किया कि आर्यंस ने हमला किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन विज्ञान ने इस कहानी को पलट दिया। बाद में जब केनेथ केनेडी जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उन कंकालों की जांच की तो पता चला कि उन पर लड़ाई की कोई निशान नहीं थे। वे कंकाल एक ही समय के नहीं थे।
बल्कि अलग अलग सदियों के, यानी कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई आर्यन आक्रमण नहीं हुआ था जिसने शहरों को जलाया हो। तो फिर कातिल कौन था? असली कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज था। आज की लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि उस वक्त पूरी दुनिया में एक महासूखा पड़ा था जिसे 4.2 किलो ईयर इवेंट कहते हैं। वह महान सरस्वती नदी जिसके किनारे सबसे ज्यादा बस्तियां थी वह सूखने लगी। टेक्टोनिक प्लेट्स हिली और नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। मानसून भी कमजोर हो गया, पानी खत्म हो गया, व्यापार ठप हो गया। लोग अपने शानदार ईंटों के शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की तरफ गांवों में चले गए। शहर मर गए लेकिन सभ्यता नहीं मरी। वो लोग गंगा के मैदानों में घुल मिल गए। उनकी बैलगाड़ियां आज भी हमारे गांवों में चलती है। उनकी नमस्ते करने की मुद्रा, उनकी चूड़ियां, उनका मांग में सिंदूर भरना, उनका योग, यह सब आज भी हमारे अंदर जिंदा है। सिंधु घाटी सभ्यता गायब नहीं हुई है। हम ही वो लोग हैं, हम ही उनकी विरासत है। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस भारत की जो सोने की चिड़िया बनने से बहुत पहले ही सोने का एक पूरा आसमान था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबा देना ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्वेश्चनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।